Hello students, welcome back. In this video we are going to start our new chapter number 8, economic reforms. So let's start with the introduction. The planners of independent India faced challenges of social and economic development. For this reason, they adopted the mixed type of economic system which laid greater emphasis upon socialistic pattern of planning. जब इंडिपेंडेंट इंडिया के जो प्लानर्स थे कि अब इंडिया को किस तरह से डेवलप करना है, अब इंडिया की इकोनॉमी किस तरह की होगी, ये जो प्लानर्स थे उनके सामने कई तरह के सोशल्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैलेंजेस उनके सामने आए। इस रीज़न की वजह से उन्होंने कई अलग अलग मिक्स टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो उन्होंने अडोप्ट की और उसके साथ जो सोशलिस्टिक पैटर्न की प्लानिंग की उससे कुछ फ़ायदा उनको हुआ। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है जो भी इकोनॉमिक में जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, जो भी करेक्शन किए हैं, जो भी उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन किया है, वो सारा यहाँ पे दिया गया है। However, by the 80s, many experts felt that the strategies of planning adopted from 1947 to 1990 failed to attain the goals of economic growth and development as they proposed several state imposed regulation on economic activities। जो 18th सेंचुरी थी उसमें जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने ऐसा फील किया कि उन्होंने जो स्ट्रेटजीज और प्लानिंग बनाए थे 1947 टू 1990 तक वो सारे प्लानिंग्स फेल हो चुके हैं। इकोनॉमिक गोल जो होते थे कंट्री के फेवर में वो सारे अचीव करने के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए जितने भी उन्होंने स्ट्रेटजीज और प्लानिंग की थी वो सारी क्या हो गई है, फेल हो गई है इन 1947 टू 1990। अब जो है इम्पोज्ड रेगुलेशन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बाद कुछ चेंजेस करने पड़े, कुछ अलग अलग तरह के प्रपोजल्स उनको सोचने पड़े। बिसाइड्स इन द अर्ली 90s the international monetary organizations guided by the developed nations of the world imposed a preconditions for providing further monetary assistance to India that India must reform its economic policies by reducing excessive controls on economic functioning। फिर जो 19th सेंचुरी थी उसके स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो भी डेवलप कंट्री थी, जो भी डेवलप नेशंस थे, उनके पास से थोड़े ऑर्गेनाइजेशन की गाइडेंस लिया उनके पास से, वो किस तरह से अपनी कंट्री को डेवलप करते थे, उसके साथ साथ उसका जो मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में सीखा। फिर जो प्री कंडीशन थी, जो डेवलप नेशन की प्री कंडीशन दैट मॉनेटरी असिस्टेंस जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करे। तो इस तरह से ये सारी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बाय रिड्यूसिंग एक्सेसिव कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक फंक्शनिंग के ऊपर जो भी एक्सेस कंट्रोल था वो सारा अब 90 जब स्टार्टिंग हुआ 19th सेंचुरी तक उसमें थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ा ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो। There was a severe balance of trade deficit and India had to borrow foreign exchange from international institutions. Balance of trade is an accounting statement showing a country's expenditure on import and income from export. Thus, since 1991, India reformed her economic policies for which necessary institutional and regulatory changes were also brought out। फिर क्या हुआ, जो प्लानिंग उनकी स्ट्रेटजी जो प्लानर्स थे उनकी फेल हो गई, तो इस वजह से कई तरह की डेफिशिट यहाँ पे जो है क्रिएट हुई। जो बैलेंसेस जो होना चाहिए ट्रेड डेफिसिट और इंडिया के बीच में वो कम होता गया, पैसे इतने कम इंडिया के पास नहीं बचे। तो फिर उन्होंने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज से मदद मांगी और यहाँ पे बोरो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेनर के पास से कुछ बोरो किया फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं वो। उसके बाद क्या हुआ, फिर अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो कंट्री का था वो एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट एंड इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको दिखाने लगा। सिंस 1991 इंडिया रिफॉर्म हर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर विच नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी चेंजेस वेर ऑल्सो ब्रोट आउट। फिर उसके बाद 1991 में इंडिया ने अपनी जो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको रिफॉर्म किया, उसमें कई सुधार किए ताकि अपनी जो कंट्री है उसमें कई तरह के अच्छे अच्छे ट्रेड जो है बिजनेस उनका डेवलपमेंट हो। फिर जो भी नेसेसरी चीज़ें थी, नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल थे, उनमें कुछ रेगुलेटरी चेंजेस किए और नई नई जो पॉलिसी थी उनको वहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडिया में किए गए हैं उसके बारे में डिस्कशन दिया गया है। उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन।
Privatization means process of introducing private ownership in publicly owned enterprise and increase the size of private sector. पहले क्या था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही थे, पूरा जो मैनेजमेंट था, अरेंजमेंट था, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट जो पर्सन होते हैं वो उनको ओनरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है, उन इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट ओनरशिप इन पब्लिकली ओन्ड। पब्लिक जो है उसको ओन करती है, पब्लिक को ऐसी ओनरशिप दी जाती है एंटरप्राइजेस की, और जो उनका प्राइवेट सेक्टर होता है पूरा उनको इंक्रीज़ करेगी। जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि कई कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की भी है और कई कंपनियां जो प्राइवेट भी है। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ कि प्राइवेट जो पब्लिक होती है उनको ओनरशिप का हक दिया जाए और उनको अपने जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी साइज़ बढ़ाने का राइट दिया जाए। इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. Privatization means process of transferring ownership of economic enterprise from public sector to private sector either partially or fully. जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, जितने भी एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट के हाथ में थी, उनका ओनरशिप, उनकी जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफ़र करनी है प्राइवेट सेक्टर में, या तो फुल्ली या तो पार्शियली। इसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। अब प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो पब्लिक कंपनी होती है उन्होंने अगर कोई बाहर के देशों में अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट की फिर ओनरशिप जो है वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकती है। तो थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश करके जो है ये प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है। सेकंड इज by reducing the number of areas reserved for investment only by the public sector and opening them for investment by the private sector also. कई ऐसे जो सेक्टर होते हैं जिसमें रिजर्व रखा जाता है कि ये जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए ही है, तो अगर ऐसे रिजर्व से उनके नंबर्स को घटा के उनको डिक्रीज़ करके प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे मौका दिया जाए कि वो अपनी ओनरशिप वहाँ पे ला सके। थर्ड इज़ बाय एस्टेब्लिशिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस, दोनों साथ में मिलकर अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो भी ये प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। फर्स्ट था थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि उन्होंने जो कंपनी में पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ पब्लिक सेक्टर ने किया है तो उसको थोड़ा सा वापस लेके थोड़ा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी को दे ताकि ये ओनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर को वो लोग प्रोवाइड कर सके। दूसरा, अगर कोई रिजर्व ऐसी सीट होती है जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही इन्वेस्ट करने की परमिशन होती है तो ऐसे नंबर्स को घटा के डिक्रीज़ करके उनमें भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने का चांस दिया जाए। एंड थर्ड, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर पार्टनरशिप के तौर पे कोई भी बिजनेस चलाए। तो ये तीन तरह से जो है प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया मीनिंग एंड प्रोसेस, फर्स्ट मीनिंग दिया है, disinvestment means a process where the state reduces its share of investment in a public enterprise or draws back its investment completely by selling its share to the private sector. जितने भी प्रोसेस ये इस तरह की है कि स्टेट जो होता है उसमें जो पब्लिक सेक्टर ने उसमें इन्वेस्ट किया है तो उसके मनी पूरे उनको वापस दे दे, या तो फिर उनके जो शेयर है वो सेल करके उनकी ओनरशिप जो है वो कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर को दे दे। तो ये प्रोसेस होती है डिसइन्वेस्टमेंट की। दस द प्रोसेस बाय विच द स्टेट डिसइन्वेस्ट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो प्रोसेस होती है जिसमें पब्लिक एंटरप्राइज जो है अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर देता है प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट, फेवर में, तो यहाँ पे जो है पब्लिक एंटरप्राइज जो भी अपने इन्वेस्टमेंट को गिव अप कर देता है इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है प्रोसेस। द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज sell all the share of the state in a public enterprise to the private sector which is called complete disinvestment। पूरे शेयर जो होते हैं उस स्टेट के वो सारे सेल करके उसकी ओनरशिप जो होती है उसको कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देना, इसको बोला कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। एंड सेकंड इज सेल सम शेयर्स ऑफ द स्टेट इन पब्लिक एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्जांपल 29% और 49%, विच इज़ कॉल्ड
partial disinvestment. If less than 51% share are transferred to private sector, then it is called minor disinvestment, and if more than 51% shares are transferred to private sector, then it is called major disinvestment. अगर जो है पब्लिक कंपनी वो अपने 29% और 49% शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट। और 51% से कम शेयर वो ट्रांसफ़र करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको बोला जाता है माइनर डिसइन्वेस्टमेंट। एंड अगर 51% से ज़्यादा शेयर वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसको बोला जाता है मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। बिसाइड्स ओनिंग पब्लिक एंटरप्राइज, the state also held control over certain areas of investment. Certain areas of strategic importance and public utility services were not open for investment by the private sector. यहाँ पे कुछ एंटरप्राइजेस ऐसे होते हैं जिसकी ओनरशिप सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही दी जाती है, जैसे कि ये जो होता है सर्टेन एरियाज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जितनी भी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए ही ओपन किया जाता है। हाउएवर आफ्टर प्राइवेटाइजेशन इन 1991 मोस्ट ऑफ दीज एरियाज वेर डिक्लेयर्ड ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। 1991 के बाद उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्ट करने की परमिशन दी गई। फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन आर नाउ ओपन फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले ये जो बैंकिंग एजुकेशन था वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में था, सिर्फ उसको पब्लिक एंटरप्राइजेस ही चलाती थी। अब ये सारा जो है एजुकेशन है, बैंकिंग है, अब सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, तो दोनों को परमिशन दी जाती है, पब्लिक सेक्टर को एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर को, कि वो अपना बिजनेस यहाँ पे कर सके। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है नाउ ओनली द एरियाज ऑफ atomic energy, certain minerals related to atomic energy and railways are reserved for investment by public sector। अब जो है ये जो एटॉमिक एनर्जी होती है उसका, जैसे PGVCL है और भी कई सारे ऐसे एनर्जी के रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें इन्वेस्ट करने का राइट। फिर है मिनरल्स रिलेटेड एटॉमिक एनर्जी, मिनरल्स के साथ जो भी जैसे अदानी है, फिर PGVCL के कोई भी सेक्टर्स है, तो ये सारे, और रेलवेज़ का जो सेक्टर है वो रिजर्व है इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर ही चला सकता है, उनका अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आफ्टर 1991 they didn't rise significantly. On March 31st, 1951, there were 5 public sector enterprises under central government, which become 233 in 1990 and 217 in 2010 and were around 300 in 2015. The process of disinvestment from old enterprise continues while the state may also set up new enterprises. इंडिपेंडेंस के बाद ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का पूरा जो यहाँ पे रोल था, सिग्निफिकेंट राइज था, वो नंबर उनके इंक्रीज़ होते गए अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और 1991 में ये राइज जो है वो सिग्निफिकेंटली नहीं था, बट 1951 मार्च 31 के बाद, और उस दिन से देयर वर 5 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ऐसे 5 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे। फिर वो बढ़ के 1990 में 233 हो गए, 2010 में 217 थे और 2015 में अराउंड 300 तक पहुंच गए। तो ये यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओल्ड एंटरप्राइज कंटिन्यूज वाइल द स्टेट में ऑल्सो सेटअप न्यू एंटरप्राइज। पुराने तो कंटिन्यू रहे ही रहे हैं और नए एंटरप्राइजेस भी यहाँ पे कंटिन्यू रहे। तो ये थी प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना सीखा है इस वीडियो में घर पे ज़रूर इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए।